एक व्यक्ति की रात के 12 बजे अचानक आंख खुलती है। वह सुनता है बड़ी ही भयानक आवाजें, यानी कि ऐसी आवाजें जैसे कोई महिला बड़े ही प्यार से चीख रही हो। दोस्तों, वह आदमी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान रहता है और फिर वह खोजने लगता है कि ये आवाज घर से आ रही है, बाहर से आ रही है। लेकिन वो आवाजें तो उसके अपने घर से आ रही थी। और वो खड़ा होता है और पूरे बरामदे में एक कमरे में देखता है तो वहां पर तो कुछ था नहीं। वह अचानक दूसरे कमरे की तरफ जा रहा होता है। दरअसल वह कमरा उसके बेटे का होता है और वहां पर तो उसके बेटे की बहू सो रही होती है। लेकिन दोस्तों, वो आवाजें भी उसी कमरे से आ रही हैं। लेकिन वह आदमी यूं हैरान है कि उसका बेटा धर्मवीर तो यहाँ पर है नहीं। आखिर धर्मवीर कहाँ गया? वो तो दिल्ली गया हुआ है कमाने के लिए। लेकिन उसकी बहू के कमरे से ऐसी आवाजें क्यों आ रही हैं? उत्सुकता में वह आदमी आगे बढ़ता है और देखता है कि वहां पर एक लाइट, जो कि 0 वाट का बल्ब होता है, वह जला हुआ है। लाल रंग के उस उजाले में साफ साफ दिखाई पड़ रहा था कि वहां बेड पर जो धर्मवीर है, उसकी पत्नी सपना और उसके साथ एक युवक भी मौजूद है। और दोस्तों, वह महिला उस युवक के ऊपर निर्वस्त्र होकर ऐसे बैठी हुई है जैसे वो शारीरिक संबंध बना रहे हैं। और दोस्तों, वहीं से वो चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। यह सोचकर वह आदमी बहुत ही घबरा जाता है और बस अचानक से वहां से चल पड़ता है। जैसे ही वो तेज से निकलता है, उसके पैरों की आवाज होती है और उसी पैर की आवाज की वजह से वो लोग अब तुरंत ही खड़े होते हैं, कपड़े पहनते हैं और वहाँ की लाइट बंद कर देते हैं। वो सभी लोग बाहर निकलते हैं और दोस्तों, उस बुजुर्ग आदमी के पैरों को पकड़ लेते हैं। वो जोर जोर से माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद ऐसा क्या होता है उस बुजुर्ग आदमी के साथ कि धर्मवीर, जो कि उस महिला का पति है, उसको दिल्ली से अचानक भागकर आना पड़ गया। दोस्तों, बहुत ही रोचक और सच्ची कहानी। आपसे विनती है, एक भी सेकंड की वीडियो को मिस ना करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है भरतपुर, राजस्थान से। दोस्तों, यहाँ पर एक आदमी होता है और वह आदमी है यादराम। यादराम अपने परिवार में अपने इकलौते बेटे धर्मवीर के साथ बड़ी ही खुशी से रहता है। जब धर्मवीर की शादी एक महिला से होती है, उन महिला का नाम होता है सपना। सपना को पाकर धर्मवीर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तो दोस्तों, वो लोग खेती बाड़ी करते हैं और उसी खेती बाड़ी में से जब वो कुछ ऐसा नहीं कमा पा रहे होते हैं जिसकी वजह से उनका ठीक ढंग से जीवन यापन होने लगे, तो यहाँ पर जो धर्मवीर है वह अपने दोस्त राजेंद्र का पता करता है। दोस्तों, धर्मवीर का दोस्त राजेंद्र, जो कि दिल्ली में काम किया करता है, अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है। अब धर्मवीर राजेंद्र के पास फोन करता है और उससे कहता है कि यार राजेंद्र, तुम तो इतना अच्छा कमा खा रहे हो, हम लोग यहाँ पड़े हैं, यार हमारे बारे में भी कुछ सोच लो, हम लोग भी कोई काम कर ले। लेकिन यहाँ पर जो राजेंद्र, वह कहता है धर्मवीर, तुम्हें पता तो है तुम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम थोड़ा ठहरो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी जुगत बैठाता हूँ। अब इस बात को सुनकर धर्मवीर राजेंद्र के पास कई बार फोन करता है, यानी कि समय बदलते हुए वह कई बार फोन करता है राजेंद्र के पास, और राजेंद्र अब उसके लिए एक अच्छी सी जुगत बिठाता है। वह धर्मवीर को एक ऐसी नौकरी दिला देता है कि देख, यहाँ पर तुझे ज़्यादा काम तो नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें एक चौकीदारी करनी पड़ेगी। यहाँ गेट पर बैठना है, बस आते जाते लोगों का ध्यान रखना है, कौन आदमी आ रहा है कौन जा रहा है, यानी कि एक गोदाम की चौकीदारी उसको दे दी जाती है। अब जैसे ही धर्मवीर की वहाँ पर नौकरी लगती है, धर्मवीर बहुत ही खुश होता है। धर्मवीर की उस सिक्योरिटी गार्ड की जो तनख्वाह होती है, कम से कम 18,000 रुपये होती है। और दोस्तों, यहाँ पर वह राजेंद्र के साथ ही राजेंद्र के कमरे में ही रहा करता है। राजेंद्र का पूरा परिवार भी उसी गाँव में रहता है जहाँ पर धर्मवीर रहता है। अब दोस्तों, राजेंद्र जहाँ एक कंपनी में एक अच्छा इंजीनियर का काम किया करता था, वहीं उसी कंपनी के एक जो गोदाम होता है, उस गोदाम में धर्मवीर चौकीदारी किया करता है। दोस्तों, चौकीदारी की नौकरी पाकर धर्मवीर बहुत ही खुश है। और दोस्तों, यहाँ पर वह अपने परिवार को जब अच्छी खासी रकम लाकर देता है, कमाता है, उस पैसे को पाकर अब तो धर्मवीर का पूरा परिवार बड़ी अच्छे ढंग से गुजर बसर करने लगता है। दोस्तों, एक दिन जो धर्मवीर होता है, धर्मवीर का फ़ोन गिर जाता है उसके हाथ से। दोस्तों, उस फ़ोन की डिस्प्ले वगैरह सब कुछ ख़राब हो जाती है, यानी कि वह उस फ़ोन से ना तो कोई फ़ोन कर पा रहा था, ना ही किसी का फ़ोन सुन पा रहा था। दोस्तों, एक दिन जैसे कि धर्मवीर रोज़ाना अपनी पत्नी सपना के पास फ़ोन किया करता था, उससे अपना और अपने बच्चों का हालचाल सब पूछ लिया करता था। दोस्तों, उसी फ़ोन से अब तो ना तो कोई बात हो रही है, ना ही कोई किसी प्रकार की कॉल हो पा रही है। अब वह परेशान है, लेकिन एक दिन वह
लेकिन शाम के समय जब वह राजेंद्र के पास जाता है उस कमरे में, तो राजेंद्र से कहता है, यार राजेंद्र, यार मुझे घर पे बात करनी है, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है और देखो इतनी ज़ोर से बुरी तरह से टूटा है, अब इसकी स्थिति ज़्यादा ख़राब है, मैं इसको ठीक कराऊंगा लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे मौजूद नहीं है और मैं इसको इसके सर्विस सेंटर में ही कराऊंगा, क्योंकि लोकल में बहुत सारी टच डिस्प्ले ऐसी आती हैं जो कि सही नहीं होती हैं, लेकिन उसका एक काम कर दो। यहाँ पर वह राजेंद्र पूछता है कि बोलो भाई क्या काम है, तो धर्मवीर कहता है उसको उसके घर फ़ोन करना है, यानी कि उसको उसकी पत्नी सपना के पास फ़ोन करना है और उससे बात करनी है, उससे अपना हालचाल पूछ भी लेना है, बता भी देना है। अब दोस्तों राजेंद्र अपना फ़ोन दे देता है धर्मवीर को। धर्मवीर अब अपनी पत्नी यानी कि सपना के पास फ़ोन करता है और उससे बातचीत कर रहा होता है। जैसे ही नया नंबर पहुंचता है सपना के पास, अब सपना कहती है कि भाई तुम कौन हो, तो यहाँ पर धर्मवीर कहता है कि मैं धर्मवीर तुम्हारा पति हूँ, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, नंबर टूट गया और मैं इससे अब ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मैंने राजेंद्र के फ़ोन से फ़ोन किया है। दोस्तों अब यहाँ पर सपना को यकीन नहीं होता है और सपना अब कहती है कि अरे अगर ये तुम्हारा ही फ़ोन नंबर है तो फिर मेरे पास वीडियो कॉल करो। धर्मवीर अब उसी फ़ोन से डाटा ऑन करके अब अपनी पत्नी सपना के पास जो वीडियो कॉल है वो करता है और दोस्तों सपना यहाँ धर्मवीर को देखकर बहुत ही सुख की सांस लेती है। दोस्तों जिस प्रकार से उनकी बात हुई है, अब वो बातचीत करके उस फ़ोन को काट देते हैं और आराम से लौट जाते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से ये वार्ता शुरू हुई, अब तो अक्सर जो धर्मवीर है वह अपनी पत्नी सपना से ही फ़ोन पर ऐसे ही बात किया करता था, लेकिन दोस्तों अब धर्मवीर को काफ़ी लंबा समय लग जाता है उस फ़ोन को ठीक कराने में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राजेंद्र था, राजेंद्र के फ़ोन से बातचीत हो जाया करती थी, इसलिए उस धर्मवीर ने ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा कि वाकई में उसको फ़ोन ठीक करा लेना चाहिए। दोस्तों अब तो जो राजेंद्र है, राजेंद्र भी अब धर्मवीर की पत्नी सपना से फ़ोन पर बातचीत कर लिया करता था। वह यहाँ पर कहता है, भाभी कैसी हो, आप ठीक हो नहीं हो, आपका ठीक ढंग से ख्याल रखता है धर्मवीर की नहीं, कैसी कट रही है, यानी कि जो उसके ठट्टा मजाक होते हैं वो सब किया करता। सपना भी राजेंद्र की बातों पर यकीन करती और उससे बातचीत किया करती। दोस्तों जिस प्रकार से उनकी वही प्यार भरी बातचीत होती। दोस्तों राजेंद्र जो कि सपना के प्यार में पड़ चुका था, वह सपना से कहता है कि यार मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ और मैं वह शारीरिक सुख पाना चाहता हूँ। दोस्तों इस बात को सुनकर सपना कहती है, यदि तुम ऐसा ही कुछ करना चाहते हो तो फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ के करेंगे। अब दोस्तों ये इस प्रकार की बातों को सुनकर अब राजेंद्र धर्मवीर के सामने एक ऐसा बहाना भरता है, कहता है कि घर में बच्चों की तबीयत अचानक खराब हो गई है और मुझको अभी आज की रात ही जाना होगा भरतपुर। अब दोस्तों इस बात को सुनकर वह जो धर्मवीर है वह उससे मना नहीं कर पाता है। अब राजेंद्र वहाँ से खड़ा होता है और राजेंद्र बड़े हिसाब से अब वहाँ से भरतपुर के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों जैसे ही राजेंद्र यहाँ भरतपुर यानी कि धर्मवीर के घर पर पहुँचता है, किए गए फोन के अनुसार अब उस घर के दरवाजे को खोल देती है धर्मवीर की पत्नी सपना और दोस्तों अब राजेंद्र धर्मवीर के कमरे में आ जाता है। और दोस्तों यहाँ जब धर्मवीर के कमरे में आ जाता है तो सपना और जो राजेंद्र है वो ऐसे मिलते हैं जैसे वर्षों पुराने बिछड़े हुए प्रेमी मिल रहे हों। दोस्तों अब तो बस यहाँ पर प्यार और हवस की आग ऐसे टूट पड़ती है, दोनों एक दूसरे की बाहों में ऐसे लिपट जाते हैं और फिर उनके बीच में वही प्यार पनपने लगता है। दोस्तों उनका ये प्यार इतना ज़बरदस्त होता है कि बस उनको समय नहीं लगता है वस्त्र उतारने में, यानी कि कपड़े उनके कब उतर गए उनको खुद ही पता नहीं चलता। और दोस्तों कपड़ों को उतारने के बाद अब उनके बीच में जोरदार शारीरिक संबंध कायम होने लगते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर जैसे ही वो शारीरिक संबंध कायम हो रहे, यहाँ पर वह सपना बहुत जोरदार आवाज़ें निकाल रही है, यानी कि वह चीख रही है और उस शारीरिक संबंध का आनंद उठा रही होती है। दोस्तों जब वो आवाज़ें बाहर निकलती हैं तो ये आवाज़ें पहुँच जाती हैं धर्मवीर के पिता के पास। दोस्तों धर्मवीर के पिता जैसे ही जागते हैं वो उठकर आते हैं तो वो देखते हैं उस जीरो बल्ब की लाइट में वहाँ पर कोई व्यक्ति उनकी बहू सपना के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। दोस्तों इस बात को सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रहते हैं, लेकिन वो चुपचाप आकर बैठ जाते हैं अपने बिस्तर पर। दोस्तों जैसे भी वो अपने बिस्तर बैठे अब अचानक वह जो राजेंद्र है और सपना है दोनों उठकर उस कमरे से आते हैं। उन्होंने कपड़े वगैरह सब पहन लिए थे। आने के बाद जैसे ही वो उस बुजुर्ग आदमी के पैरों में पड़ते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई हमें माफ़ कर दो, ये हमारी पहली और आखिरी गलती है, हमें ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब जब तुमने हमें रंगे हाथों पकड़ ही लिया तो हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमको माफ़ कर दो, शायद हम ऐसी गलती ज़िंदगी में कभी ना करें। दोस्तों अब यहाँ पर
वह जो बुजुर्ग आदमी है वह उनकी बात मान जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, जैसे तुम्हें से करना है भाई करो, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर वह जो राजेंद्र है और जो सपना है वह मन ही मन सोचते हैं कि यार इस बूढ़े आदमी ने अब तो हमसे मना कर दिया, लेकिन कहीं दिन होते ही यह सब पूरी दुनिया समाज के आगे हमारी बात को ना खोल दे। और दोस्तों इसी बात के डर से अब वह जो राजेंद्र है वहीं पर उस बुजुर्ग आदमी के जो खाट पर पड़ी हुई जो उसकी स्वापी है, यानी कि जो पतली तौलिया होती है, उसको उठाता है और अब उस बुजुर्ग आदमी के गले में डाल देता है। दोस्तों अब एक छोर को पकड़ती है वह सपना और दूसरे छोर को पकड़े होता है वह राजेंद्र। वो लोग उस स्वापी को इतनी ज़बरदस्त तरीके से खींचते हैं कि वह बुजुर्ग आदमी वहीं तड़प कर अपनी प्राण खो देता है। दोस्तों उसके बाद अब वह राजेंद्र अब उस आदमी के शव को लेकर अपनी बाइक पर बिठाकर उसको ले जाता है रोड पर, और दोस्तों वहीं रोड पर उनके शव को फेंक कर चला आता है। दोस्तों रात को कितने ही वाहन उस शव के ऊपर से गुजरे होंगे यह तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो उनका शव है वो बिल्कुल सड़क पर मिल चुका होता है। दोस्तों जब यहाँ सुबह सुबह सपना को उसके ससुर वहाँ नहीं मिलते तो वह शोर मचाती है। वह ऐसे शोर मचा रही जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। उसी समय पता चलता है कि वहीं नज़दीक के रोड पर एक आदमी का शव पड़ा हुआ है और उसको कई वाहनों ने रौंद भी रखा है। दोस्तों आनन फानन में जब उस जगह पर भागा जाता है, उसको देखा जाता है, तो पता चलता है कि यह तो वही यादराम है जो कि धर्मवीर का पिता था। और दोस्तों अब यहाँ पर उनके शव को कब्जे में लेकर लाया जाता है धर्मवीर के घर पर, और धर्मवीर के पास भी फोन कर दिया जाता है। धर्मवीर भी दिल्ली से आनन फानन में भागता है और सीधा आ पहुँचता है भरतपुर। और दोस्तों यहाँ आकर वह अपने पिता को देखकर बहुत ही बुरी तरह से रो रहा होता है। लेकिन दोस्तों जैसे कि वो एक्सीडेंट हुआ है, अब उस एक्सीडेंट की वजह से कुछ लोगों की कॉल करने की वजह से पुलिस भी वहाँ पर आ चुकी होती है। धर्मवीर पुलिस को बयान देता है कि वह तो घर पर नहीं था, वह तो गया हुआ था दिल्ली और दिल्ली में नौकरी किया करता है, यहाँ पर तो उसकी पत्नी सपना ही मौजूद थी। दोस्तों पुलिस जैसे उस सपना के पास पूछताछ करती है, वो सपना से पूछती है कि भाई तुम ये बताओ कि तुम्हारे ससुर कब गए थे, कब नहीं गए थे, आखिर इनकी क्या बात थी क्या नहीं थी, आप हमको पूरी बात बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर सपना कुछ ज़्यादा नहीं बता पाते क्योंकि वह खुद ही डरी सहमी खड़ी हुई थी। वह ठीक ढंग से रो भी नहीं पा रही थी। अब बस इस बात को सुनकर वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होती है और बस रोते हुए कहती है कि उसने ही उसके ससुर यादराम को मारा है। इतनी बात सुनते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। और दोस्तों अब यहाँ जब पुलिस को बयान दे रही होती है सपना, तो वह बताती है कि किस प्रकार से उसके पति के मित्र यानी कि राजेंद्र से अवैध संबंध हो गए थे, और वह अक्सर उस राजेंद्र को अपने कमरे में जब धर्मवीर दिल्ली में होता तब बुलाया करती और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती। एक दिन जब उस बुजुर्ग व्यक्ति यादराम ने उनको ऐसा काम करते हुए देख लिया था, तो सपना और राजेंद्र ने उस यादराम से माफ़ी भी मांगी, उनके पैर भी पकड़े और यहाँ पर यादराम ने उनको माफ़ भी कर दिया। लेकिन जनता के सामने वो लोग ना खुल जाए उनका कोई राज, इसी डर से उन्होंने स्वापी से गला घोट कर उस यादराम को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों अब जो सपना है, जैसे सपना का एक बालिया बयान सामने आता है, अब सपना को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके साथ ही साथ उस राजेंद्र को दिल्ली से भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब उन दोनों को विभिन्न धाराएं लगाकर जेल के अंदर भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अकेला रह गया वह धर्मवीर, जो कि नई उम्र का वह लड़का है। वह आज ना तो उसके घर में ना तो उसका पिता है, ना ही उसकी बीवी है और ना ही उसके कोई बच्चे हैं। वह परेशान अवस्था में घर में बस ऐसे ही बैठा हुआ है। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का मतलब ये नहीं कि हम लोग आपको दुख पहुंचाएं, परेशान करें। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि देखो किस प्रकार से आज की घटिया सोच इन रिश्तों की गरिमा को धूमिल करने में जुटी हुई है। दोस्तों कोई भी बड़ा बुजुर्ग यदि हमारे घर में मौजूद है तो आप उस बुजुर्ग को एक ऐसे पुराने वृक्ष की तरह समझें कि जो फल तो शायद ना देख पाएं लेकिन वो छाया तो अवश्य देंगे। और दोस्तों हर घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान भरपूर होना चाहिए, उनका हर प्रकार से उनकी देखभाल होनी चाहिए, इसी प्रकार से जैसे किसी नन्हे बच्चे की देखभाल क्या करते हैं। दोस्तों बड़े बुजुर्ग यदि कुछ कह भी दें, यदि कुछ गालियां भी सुना दें तो उनको भी सुनकर प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी अपने बच्चे, अपनी औलाद, अपने परिवार, अपने कुनबे का बुरा नहीं सोच सकते हैं। वो हमेशा आपका भला ही चाहते हैं। दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सीरीज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।